देखो, हम समझने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रासायनिक समीकरणों के बारे में। रासायनिक समीकरण। इन रासायनिक समीकरणों को देखने से पहले आपको याद रखना है, इसमें जितने भी फॉर्मूले उपयोग होंगे उन सभी फॉर्मूलों के आपको पहले से ही नाम याद हों। रासायनिक समीकरण सीखने का केवल एक आसान तरीका है, इसमें जितने भी सूत्र उपयोग किए जा रहे हों वो सूत्र आप उनको पहले से ही याद कर लें, उसके बाद फिर रासायनिक समीकरण के और इनको देखें, मतलब रासायनिक समीकरण को फिर देखें। तो रासायनिक समीकरण को देखने से पहले हमें इनमें जो सूत्र उपयोगी होते हैं, उनको याद करना है। रासायनिक समीकरण हम कब याद कर पाएंगे? जब हम सबसे पहले उनमें जो फॉर्मूले उपयोग हो रहे हैं उन फॉर्मूलों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। फॉर्मूले याद करने के बाद ही हमें कोई रासायनिक समीकरण याद हो पाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम पहले एक समीकरण को देख लेते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण याद करने से हम उसकी भाषा लिख सकते हैं, या फिर भाषा याद करने से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे हम इस वाले समीकरण को लिखने के लिए, अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखते हैं इसकी भाषा के हिसाब से। तो जब एल्किल हैलाइड, एल्किल के लिए किसका उपयोग करेंगे? कैपिटल आर का। पूरी केमिस्ट्री में ये चलेगा। हैलाइड के लिए किसका उपयोग करेंगे? कैपिटल एक्स का। ये भी आपका पूरी केमिस्ट्री में ही चलेगा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ की जाती है? सोडियम धातु के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? सोडियम धातु के साथ की जाती है। हालांकि हमें इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को यहाँ पर लेना होता है, इस कारण यहाँ पर हम एक और ले लेंगे, एल्किल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ये जो क्रिया होगी ये किसकी उपस्थिति में होगी? ये होगी हमारी शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में होगी। रासायनिक अभिक्रिया जिसकी भी उपस्थिति में होगी उसको हम कहाँ पर लिखेंगे? तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। हमने देखा कि जब एल्किल हैलाइड, तो एक एल्किल हैलाइड का अणु ये है, एक एल्किल हैलाइड का अणु ये है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ की जाती है? सोडियम धातु के साथ की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। तो सम संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। हमने यहाँ पर दो इसीलिए लिए ताकि इस साइड हमें एल्केन की संख्या कैसी प्राप्त हो? सम संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर सम संख्या वाले एल्केन यानी आर सिंगल बॉन्ड आर, सम संख्या वाले एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अब साथ में क्या बनेगा इसको देखिए। इतना जो भाग है ये वाला भाग, ये NaX बना लेगा। Na की वैल्यू +1 होती है, x की वैल्यू -1 होती है संयोजकता के अकॉर्डिंग देखें तो केवल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? NaX। क्या बनेगा? NaX बनेगा। अब यहाँ पर देखिए x के कितने हैं? 2, तो 2 का Na के सामने क्या कर देंगे? NaX के सामने 2 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो Na के भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर Na के सामने भी हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया सामान्य समीकरण वोल्टेज अभिक्रिया का। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण होता है? सम संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। यह है भाषा।
और ये भी भाषा ब्रोटज अभिक्रिया की कौन सी है, हमारी सामान्य समीकरण की है। इसको लिख करके हम इसका दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आर आर यानी होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब क्या होता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, नॉनिल, डेकिल, ये जितने भी होते हैं ये सब कैपिटल आर को शो करते हैं। तो कैपिटल आर की जगह इनमें से हम किसी भी फॉर्मूले को ले सकते हैं। तो कैपिटल आर की जगह हमने मैथिल ले लिया, सिंगल बॉन्ड, एक्स यानी हैलाइड, और हैलाइड किन्हें कहेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को, माने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, Cl को, और ये 2Na का 2Na लिख लिया, प्लस X की जगह यहाँ पर किसका उपयोग किया, Cl का, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, Cl, सिंगल बॉन्ड। R की जगह किसका उपयोग किया यहाँ पर, CH3 का, तो यहाँ पर भी हम किसका उपयोग कर लेंगे, CH3 का। तीर के चिन्ह के ऊपर वही लिखेंगे, किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R बन रहा था, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये वाला जो पोर्शन है देखिए ये क्या बना लेगा, 2NaCl। NaCl के कितने अणु बन जाएंगे, यहाँ पर 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। और देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को इसको हम लिख सकते हैं C2H6 या करके, यही तो बना है एथेन, सम संख्या वाला एल्केन यानी एथेन। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रोटज अभिक्रिया कहते हैं। भाषा कैसी लिखनी है आपको, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो सम संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ब्रोटज अभिक्रिया कहते हैं। इसके हिसाब से भाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो एथेन का निर्माण होता है। इस क्रिया को ब्रोटज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया देखी है हमने अभी, ब्रोटज अभिक्रिया। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमें किसको याद करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। रासायनिक समीकरण को सीखने का सबसे आसान तरीका है, रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी सरल होती हैं, इतनी सरल होती हैं कि आपको एक मजाक लगेगा, लेकिन मजाक जब लगेगा जब आपको इनमें उपयोगी सूत्र याद रहेंगे तब, तो फिर मजाक ही है, बाकी का इनमें कुछ नहीं है। देखिए दूसरे में हम देख लेते हैं किसको, गिगनाइड अभिकर्मक को। गिगनाइड अभिकर्मक किसको देख रहे हैं, गिगनाइड अभिकर्मक को देख रहे हैं। और गिगनाइड अभिकर्मक में हम देख लेते हैं जब एल्किल हैलाइड, देखना जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ की जाती है। आर को हम क्या कह रहे हैं, एल्किल, एक्स को क्या कह रहे हैं, हैलाइड, Mg को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ की जाती है, मैग्नीशियम धातु के साथ की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, RMgX, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसको आप देख के ही पढ़ेंगे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और वास्तव में जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है इसी को हम गिगनाइड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहा जाता है, गिगनाइड अभिकर्मक कहा जाता है। तो इसके हिसाब से दूसरी क्रिया को लिखते हैं। अब एल्किल की जगह किसको ले लेते हैं, CH3 को ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड। X की जगह किसको ले लेते हैं, Cl को ले लेते हैं, प्लस में क्या है Mg का Mg, और इसके अकॉर्डिंग लिखिए R की जगह किसको लिया, CH3 को, Mg का क्या है Mg, X की जगह किसको लिया यहाँ पर Cl को, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे Cl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये क्या है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, गिगनाइड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, गिगनाइड अभिकर्मक कहते हैं। तो देखो भाषा बिल्कुल आसान है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया
सोडियम धातु के साथ की जाती है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हम गैगनाइड अभिकर्मक कहते हैं। तो ये आप रासायनिक समीकरण को लिख देंगे, गैगनाइड अभिकर्मक का ये निर्माण हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगली क्रिया। अगली क्रिया के रूप में हम देख लेते हैं देखो, ये जो अभी हमें गैगनाइड अभिकर्मक प्राप्त हुआ है, गैगनाइड अभिकर्मक, अगली अभिक्रिया में हम देख रहे हैं गैगनाइड अभिकर्मक से, गैगनाइड अभिकर्मक से मीथेन का निर्माण या मेथेन का निर्माण। मेथेन को ही हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। अच्छे अच्छे कंपटीशनों में पूछा गया ऑब्जेक्ट है, मेथेन ही क्या कहलाती है, मार्स गैस कहलाती है। तो गैगनाइड अभिकर्मक से किसको बनाना है, मेथेन को बनाना है। तो कैसे बनेगा, CH3MgCl, ये अभी हम प्राप्त कर चुके, जिसे हम क्या कह रहे थे, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी गैगनाइड अभिकर्मक। गैगनाइड अभिकर्मक का जब क्या किया जाता है, H2O के साथ पूरी केमिस्ट्री में जब तक हम बोलें कि H2O के साथ क्रिया कर रहा है तो समझ जाइए कि उसका जल अपघटन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जल अपघटन। अब देखना, हम क्रिया को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जहां H2O लिखा है, इस H2O को हम तोड़ के लिख रहे हैं, किसमें, HOH में। H2O को कैसे लिखा जा सकता है, HOH करके लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसका एक H ये आएगा, ये CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 के साथ जब जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। और बाकी का जो भाग है MgCl, और यहाँ से क्या बचा हुआ है, OH। तो प्लस में क्या लिख देंगे, Mg, एक भाग में Cl को जोड़ देना है, Mg के साथ एक भाग में किसको जोड़ देना है, Cl को, एक भाग में OH को। तो एक जगह हम जोड़ देते हैं OH को, एक जगह किसको जोड़ देते हैं, Cl को। और हमें किसका निर्माण करना था, CH4 यानी मेथेन या मीथेन का क्या करना था, निर्माण करना था। तो जब गैगनाइड अभिकर्मक या मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, मेथेन का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेथेन का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। देखो, इसके बाद हम देख लेते हैं अगले रासायनिक समीकरण को, बी कार्बोक्सिलीकरण। अगले रासायनिक समीकरण के रूप में हम किसको देख रहे हैं, बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब जब वसा अम्ल का सोडियम लवण किसका उपयोग कर रहे हैं, जब वसा अम्ल का सोडियम लवण, बात को समझिए, किसका उपयोग किया जा रहा है, वसा अम्ल के सोडियम लवण का उपयोग किया जा रहा है। वसा अम्ल का सोडियम लवण मतलब सीधा सीधा सा हम सोडियम एसीटेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट। तो यहां पर लिख सकते हैं अर्थात सोडियम एसीटेट। वसा अम्ल का जो सोडियम लवण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ही वास्तव में क्या है, एक वसा अम्ल का सोडियम लवण है। इसकी क्रिया किसके साथ की जा रही है, सोडा लाइम के साथ। वसा अम्ल का सोडियम लवण किसके साथ, सोडा लाइम। किसके साथ क्रिया करता है, सोडा लाइम। सोडा लाइम कहते किसे हैं, सोडा लाइम कहते हैं NaOH प्लस CaO के मिश्रण को। किसके मिश्रण को कहते हैं, NaOH प्लस CaO के मिश्रण को क्या कहा जाता है, सोडा लाइम। इसके साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइम के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो मेथेन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है,
मीथेन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। अब आप बात को समझें, हम रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं भाषा को देख करके। वसा अम्ल का सोडियम लवण यानी R सिंगल बॉन्ड COONA, वसा अम्ल का सोडियम लवण यानी R सिंगल बॉन्ड COONA, ये क्या हो गया, वसा अम्ल का सोडियम लवण। फिर क्या लिखा है, सोडियम एसीटेट, अर्थात करके क्या लिखा हुआ है, सोडियम एसीटेट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड COONA। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम एसीटेट। ये सामान्य समीकरण है और ये इसकी R की जगह मैथिल का उपयोग किया है। तो दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। किसके साथ क्रिया की जाती है, सोडा लाइम के साथ। तो प्लस में क्या लिखेंगे, NaOH, और जो CaO है इसको कहाँ लिखेंगे, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। और प्लस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NaOH, और तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिखेंगे, CaO। आप एक समीकरण से दूसरा आसानी से बना सकते हैं। हम इस भाषा के हिसाब से दोनों को एक साथ लेके आ गए। तो किसका निर्माण होता है, मीथेन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर हमें क्या बना देना है, CH4। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, CH4 बनेगा। क्या बनेगा, CH4 बनेगा। अब रासायनिक क्रिया को अब हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, संतुलित। देखिए ये COONA और ये NaO। अब यहाँ तो CH4 इसके हिसाब से हम लिख नहीं पाएंगे। अब वास्तव में हुआ क्या है मालूम, इस R के साथ ये H लग गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड H। इस R के साथ इस H को लिख देंगे। बाकी का क्या बचा हुआ है, Na, एक Na, तो क्या लिख दिया यहाँ पर, Na2, और एक ये C, तो यहाँ पर हो गया C। O के देखिए 1 2 3, तो क्या लिख देंगे, O3। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या किया हमने, बिल्कुल यही तरीका इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। ये है हमारा CH3। जैसे R को हम किसके साथ लिख रहे थे, H के साथ, वैसे ही CH3 को किसके साथ लिख देंगे, H के साथ। तो जब CH3 को H के साथ लिखेंगे तो CH4 बन जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे लिख दें, CH3 सिंगल बॉन्ड H, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे, क्या बन जाएगा, CH4। बात तो एक ही हुई, उसको भी मीथेन पढ़ेंगे, इसको भी मीथेन पढ़ेंगे। उसमें हाइड्रोजन को तोड़ के लिखा गया था। बाकी का क्या बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो साथ में क्या बनेगा, Na2CO3। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये किसको बना रहा है, Na2CO3 को बना रहा है। ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई है, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हो गई है। तो रासायनिक समीकरण हम कब कंप्लीट कर पाएंगे, जब रासायनिक समीकरण में उपयोग होने वाले सूत्र याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद कर लेना है, फॉर्मूले याद कर लेना है। अब देखें अगली रासायनिक अभिक्रिया में हम देख रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। बात को समझे, हेडिंग में ही क्रिया संपन्न हो गई है। क्या कह रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया माने जो रासायनिक पदार्थ होंगे उन रासायनिक पदार्थों का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, योग। और रासायनिक पदार्थ कौन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, योगात्मक अभिक्रिया में लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें समान या भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर के, आपस में योग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नए उत्पाद का, उत्पाद एक बनेगा, एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ही हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है।
तो परिभाषा क्लियर हुई। जब दो समान या भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर के संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये ज़्यादातर हमें एल्कीन और एल्काइन में देखने के लिए मिलती हैं। एल्कीन माने डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहला उदाहरण, योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्कीन वाला। एल्कीन में पहला फॉर्मूला क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। कार्बन की वैलेंसी 4 कितनी होती है? 4। ये आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। तो 2 यहाँ पर ये बॉन्ड लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की भी 4 और इसके साथ भी ऐसा ही है तो इसकी भी 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कार्बन की संयोजकता 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो गई तो गलत है, कम हो गई तो गलत है। का एक्स्ट्रा डंडा लगा दिया, बॉन्ड बढ़ा दिया, या फिर हाइड्रोजन कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, केमिस्ट्री के हिसाब से सब गलत रहेगा, आपके हिसाब से सही हो सकता है। यहाँ एक शब्द में इधर उधर काम हो जाएगा, इसलिए आपको याद करके रखना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। संयोजकता 4 होती है तो उसके हिसाब से बॉन्ड उसके 4 और कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए। इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? Br2 के साथ करा रहे हैं, माने ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं। तो क्या होगा? एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CH2Br। ठीक है। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक Br लगा है, तो 3 तो संयोजकता हो गई। अब एक बची तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड, और नीचे भी क्या बनेगा? CH2Br बनेगा। तो इस वाले कार्बन की भी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। अब ये नहीं करना है आपको कि सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था। यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए था क्योंकि कार्बन की संयोजकता को 4 करना था, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है सिंगल बॉन्ड से। तो देखो एकल उत्पाद बना है, एक नया पदार्थ बना है, एक ही बना है। इन दोनों पदार्थों का आपस में योग हो गया है। योग हो गया, इस कारण ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? योगात्मक अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई है? योगात्मक अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद हम दूसरा रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। ये था कौन सा आपका? डबल बॉन्ड वाला। अब हम देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और हाँ, एक और बात, ये जो आप बॉन्ड यूज कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड लगाएंगे ये लगाएंगे कार्बन से कार्बन के मध्य। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी अपन की इच्छा हुई, अपन ने कहा भैया ये है, ये गलत है। ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आपको जो बॉन्ड लगाने हैं वो कहाँ पर लगाने हैं? कार्बन से लेकर के कार्बन के मध्य में। ठीक है। इसका भी हम करा देते हैं Br2 के साथ रिएक्शन। तो एक Br यहाँ जोड़ देंगे, एक Br यहाँ जोड़ देंगे, तो देखिए CHBr बन गया। तो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से Br जुड़ा होगा, तो 2 तो हो गए। अब इसके साथ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगी संयोजकता। ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा? CHBr। बात क्लियर हुई। अभी एक बार और रिएक्शन कर लेगा ये किसके साथ? Br2 के साथ। एक बार और रिएक्ट करेगा किसके साथ? Br2 के साथ। तो ये एक और Br इस Br के साथ जुड़ जाएगा और एक बचा हुआ Br इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फिर क्या बनेगा? CHBr तो पहले से ही था, एक Br यहाँ से आया तो क्या बन गया? Br2। अब तो इसकी संयोजकता 3 तो हो गई है, एक बची हुई है, तो क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। और नीचे CHBr तो पहले से ही था, एक और Br आ गया है, तो क्या बन जाएगा? CHBr2 बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये देखिए एकल उत्पाद बना, ये भी एकल उत्पाद था, इसने फिर से रिएक्ट किया, फिर से एकल उत्पाद का क्या किया? निर्माण किया। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी?
योगात्मक अभिक्रिया थी। कौन सी अभिक्रिया थी? योगात्मक अभिक्रिया थी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए योगात्मक अभिक्रिया का। हम ले रहे हैं C6H6। ये किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। ये क्रिया करेगा 3H2 के साथ, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो जाएगी। 3H2 के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? C6H12। किसका निर्माण कर लेगा? C6H12 का निर्माण कर लेगा। यह है साइक्लोहेक्सेन। तो देखो एकल उत्पाद बना है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है? ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई है। कौन सी अभिक्रिया हो गई है? योगात्मक अभिक्रिया हो गई है। बात समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरणों के रूप में अगली रासायनिक अभिक्रिया को। अगली रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो हमें क्या करना है? इसमें जो फॉर्मूले उपयोगी हैं सबसे पहले उनको सीख लेना है। मान के चलिए कि हमें आते हैं, मान लो अब हमें तो शायद आते ही है, तो ऐसे अब तुम भी मान के चलना जब तुमको आने लगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जब बेंजीन की क्रिया, देखना भाषा हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण अपने आप लिख जाएगा। जब बेंजीन, तो बेंजीन बना ली। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl, जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? जिसकी उपस्थिति रहेगी उसको हम क्या लिखें? कहाँ पर लिखेंगे? तीर के चिन्ह के ऊपर की ओर। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है, तो टॉलुइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टॉलुइन या टॉलुइन का निर्माण होता है। लिख देते हैं यहाँ पर, टॉलुइन का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात को समझिए, ये क्या बनी है? हमारी बेंजीन। अब होता क्या है, जब जब बेंजीन में कोई अन्य तत्व या क्रियात्मक समूह या कोई पदार्थ आकर के जुड़ेगा, तो उस बेंजीन में जिस स्थान पर जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और बेंजीन में जितने स्थानों पर ये जुड़ता है उतने ही उसमें से क्या निकलते हैं? हाइड्रोजन निकलते हैं। शर्त ये है कि अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया ना हो। जैसे अभी अभी हमने तीसरे समीकरण में देखा था C6H6 प्लस के 3H2, तो फिर क्या बना? C6H12 बना। तो वो तो योगात्मक अभिक्रिया थी। तो योगात्मक अभिक्रिया में कुछ बाहर नहीं निकलता है, सीधा एक ही उत्पाद बनता है। अब हालांकि ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? बेंजीन में बेंजीन रिंग के ऊपर किसको जोड़ दिया? यहाँ से ले लिया CH3 को। हमने कहा जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान से बाहर एक H निकलता है, तो यहाँ से बाहर एक क्या निकला होगा? H, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? Cl। तो ये Cl के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करेगा? HCl का। बात समझ गए? अभिक्रिया हाफ कंप्लीट हुई है। फिर से बोलेंगे जब बेंजीन की क्रिया, तो फिर से क्या बना लेंगे? एक बेंजीन रिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बेंजीन रिंग बना लेंगे। किसके साथ की जाती है? एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। CH3COCl, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ एसिटिल क्लोराइड। और तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिख देंगे? निर्जल AlCl3। तो होगा क्या? इसमें से COCH3, COCH3 किसके ऊपर लगेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर लगेगा। और वहां से क्या निकलेगा? एक H। वो किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। तो चलो कलाकारी कर लेते हैं।
बेंजीन रिंग के ऊपर किसको जोड़ दिया, CH3CO, तो इसको हम लिखेंगे COCH3 प्लस, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, एक Cl यहाँ का बचेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। ये जो फॉर्मूला नया बना है ये किसका है, एसीटोफेनॉन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एसीटोफेनॉन का सूत्र है। तो एसीटोफेनॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो भाषा में क्या लिखेंगे, जब बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो टॉलुइन का निर्माण होता है, और जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो एसीटोफेनॉन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया देख रहे हैं मीथेन का क्लोरीनीकरण। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत। या सीधा सीधा यदि हम बात करें तो हम क्रिया देख रहे हैं, कौन सी क्रिया देख रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब समझ लें, कोई यौगिक या कोई अन्य पदार्थ आएगा तो वो पहले जो यौगिक रहेगा उस यौगिक में से कोई अन्य पदार्थ आएगा, उसमें से एक तत्व को उठा करके फेंक देगा। आप इसको कक्षा 10 की क्लास में पढ़ के आए हैं विस्थापन अभिक्रिया के नाम से। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और कक्षा 11 में उसी को क्या कहने लगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहने लगे। बात समझ गए, क्रिया वही है, किसी यौगिक में से अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा किसी यौगिक में से किसी तत्व का क्या कर दिया जाएगा, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। और इसमें भी हम देख रहे हैं सबसे पहले किसका, मेथेन का क्लोरीनीकरण। मेथेन का क्लोरीनीकरण मतलब मेथेन की क्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। भाई हेडिंग में जो हमने आपको लिखा है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया को क्लियर कर रहा है। मेथेन का क्लोरीनीकरण माने मीथेन का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो करा देते हैं। देखिए मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। ये क्रिया किसके साथ करेगा, प्लस Cl2 के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, प्लस Cl2 के साथ। हम इसको अनेक पदों में देखेंगे। देखना हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक Cl आएगा, एक हाइड्रोजन का विस्थापन करेगा, तो क्या बचेगा, CH3 और इसके साथ एक Cl लग जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, एक हाइड्रोजन, यहाँ का क्या बचा, एक क्लोरीन, तो वो क्या बन जाएगा, -HCl। दो चीजें समझ लो। अब यदि हमने तीर के चिन्ह के ऊपर लिख दिया प्लस करके कुछ भी फॉर्मूला, तो समझ जाइए वो रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्ट कर रहा है, भाग ले रहा है। और यदि हमने तीर के चिन्ह के नीचे लिख दिया माइनस करके कुछ भी या कोई भी फॉर्मूला, तो समझ जाइए कि वो उत्पाद के साथ आगे बन रहा होगा। किसके साथ बन रहा होगा, उत्पाद के साथ। तो ये बन गया। अब फिर से तीर का चिन्ह लगाएंगे, फिर से किसके साथ क्रिया करेंगे, Cl2 के साथ। तो अभी फिर से एक और Cl आएगा, इस एक H को फिर से विस्थापित कर देगा। तो अभी 3 थे, अब कितने बच्चे हैं, 2। एक Cl तो अपना पहले से ही था, एक और आ गया, नहीं आ गया, तो यहाँ से एक H बाहर निकला और एक Cl ये बचा, तो क्या बना लेगा, HCl। ये तो अब उस साइड बनेगा, तो फिर क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही करते जाइए जब तक यहाँ से पूरे हाइड्रोजन गायब ना हो जाएं। तो फिर से तीर का चिन्ह लगाएंगे, Cl2 लिखेंगे, क्या बनेगा, CHCl3, और नीचे क्या लिख देंगे, -HCl। एक बार और रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि एक ही क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये Cl इस हाइड्रोजन का भी विस्थापन कर देगा, क्या बनेगा, CCl4, और नीचे क्या लिख देंगे, -HCl।
CCl4 को क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, इसे प्रीडीन के नाम से भी, पायरीडीन। इसको उपयोग कहाँ पर करते हैं? आग बुझाने में। बिजली से लगी हुई जो आग होती है उसको बुझाने के लिए पानी का तो उपयोग करेंगे नहीं भाई, पानी डालोगे तो करंट नहीं सप्लाई नहीं हो जाएगी आयनों के द्वारा। तो CCl4 का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? मीथेन का क्लोरीनीकरण। ये थी लंबी रिएक्शन। अब देख लेते हैं शॉर्ट रिएक्शन। या करके हम लिखेंगे क्या? CH4। अभिक्रिया कौन सी देख रहे हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितने H जाएंगे? 4। तो कितने Cl ले लेंगे? 4 Cl2 ले लेंगे। तो फिर क्या बनेगा? 4H की जगह क्या लग जाएंगे? 4 Cl2 लग जाएंगे। 4 Cl लग जाएंगे तो क्या होगा? CCl4। 4H की जगह 4 Cl आ गए। जहां 4H लगे थे उस 4H का प्रतिस्थापन कर दिया, विस्थापन कर दिया। किसने? Cl ने, क्लोरीन ने। और क्लोरीन खुद लग गए। जितने हाइड्रोजन को हटाया उतने खुद लग गए। तो अब कितने हाइड्रोजन हटे? 4। यहाँ पर क्लोरीन कितने बचे? 4। तो क्या हो जाएगा? 4HCl हो जाएगा। ये है शॉर्ट रिएक्शन, ये है लंबी वाली रिएक्शन। दोनों रिएक्शनों का मतलब सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम तरीका बताया गया है। बस इसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड बना करके लिख सकते हैं और ये सो सामान्य रिएक्शन हो ही जाएगा। ये किसका क्लोरीनीकरण था? मीथेन का क्लोरीनीकरण। अब हम किसका क्लोरीनीकरण देख लेंगे? एथेन का क्लोरीनीकरण। किसका देख लेंगे? एथेन का क्लोरीनीकरण। एथेन का क्लोरीनीकरण यानी एथेन की क्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। एथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। अब शॉर्ट वाली रिएक्शन से समझेंगे हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? 6। तो 6 हाइड्रोजनों का विस्थापन होगा। तो Cl2 के कितने चाहिए? 6। कितने चाहिए Cl2 के? 6। तो C2 तो अपना रहेगा। बस इन 6 हाइड्रोजनों को उठा करके फेंक दिया है। किसने? Cl ने। उसकी जगह खुद 6 Cl लग गए। तो अब यहाँ से 6H निकले, यहाँ से 6 Cl बचे। क्या बना लिया इनने? 6HCl बना लिया। क्या बना लिया? 6HCl बना लिया। और ये क्या है? C2Cl6। इसको क्या कहते हैं? देखो, हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्साक्लोरोएथेन। और वैसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कपूर। क्या कहते हैं? कृत्रिम कपूर कहते हैं। वैसे क्या कहेंगे इसको? हम कृत्रिम कपूर कहेंगे। तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन में हम देख रहे हैं सबसे पहले बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मतलब अभी भी बात प्रतिस्थापन की ही चल रही है, लेकिन हम किस में आ गए? बेंजीन में। बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। भाई साहब, प्रतिस्थापन होगा किसके साथ? बेंजीन के साथ कलाकारी होगी। अब तो जब बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया, इसमें हम 3 क्रियाओं को देखेंगे। पहली जो क्रिया हम देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं क्लोरीनीकरण। कौन सी क्रिया? क्लोरीनीकरण। यह क्लोरीनीकरण को कभी कभी क्या कह देते हैं? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या कह देते हैं? हैलोजनीकरण। क्यों? क्योंकि हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से है, और हैलोजन ही क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन परिवार या हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो या तो हम ये समझ जाएं कि हैलोजनीकरण देख रहे हैं, या फिर ये समझ जाइए कि क्लोरीनीकरण देख रहे हैं। अब हैलोजनीकरण में ये हो सकता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 में से किसी के साथ भी क्रिया कराई जा सकती है। और क्लोरीनीकरण में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि रिएक्शन आप किसके साथ करवाइए? क्लोरीन के साथ करवाइए। हालांकि वैसे ही ब्रोमीन के साथ होगी और सेम वैसे ही किसके साथ होगी? आयोडीन के साथ। तो हम किसके साथ देख लेंगे यहाँ पर?
क्लोरीन के साथ देख लेंगे। देखो क्लोरीनीकरण देख रहे हैं, बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये क्या हो गया, बेंजीन नहीं हो गया, बेंजीन। इसकी क्रिया किसके साथ देख रहे हैं, क्लोरीन के साथ देख रहे हैं। किसके साथ देख रहे हैं, क्लोरीन के साथ। तो आपको याद आ गया होगा, हम इसमें से एक Cl को निकाल के लगाने वाले हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। एक Cl को हम उठा करके किसके ऊपर लगा दिए, बेंजीन रिंग के ऊपर। यह फॉर्मूला बन गया क्लोरोबेंजीन का। किसका बन गया, क्लोरोबेंजीन का। हमने कहा बेंजीन के साथ जब जब कोई तत्व आकर के जुड़ेगा, जितने जुड़ेंगे उतने उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। बस क्रिया कौन सी नहीं होनी चाहिए, योगात्मक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। भाई कंफ्यूजन भी तो क्रिएट हो जाएगी, नहीं तो ये नहीं लगेगा कि पहले कह रहे थे कि नहीं, अब कह रहे कि नहीं, निकलता तो है। तो योगात्मक अभिक्रिया में नहीं निकलता, बाकी में निकलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक Cl को उठा करके बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया। तो एक जहां पर हमने लगाया इस स्थान से क्या निकला है, एक H, और एक क्या बचा हुआ है यहाँ पर Cl। तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यानी क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। रिएक्शन के बाद भाषा कैसी लिख सकते हैं, या भाषा से रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, कंडीशन वही है जो सूत्र उपयोग किए जा रहे हैं। पहले हमें वो फॉर्मूले लर्न कर लेना है, उसके बाद रिएक्शन को छूना है, मतलब देखना है, याद करना है। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ की जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। बात समझ गए। इसको हम दूसरे प्रकार से लिखें। देखिए इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है। ये क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, संरचना सूत्र। कौन सा, संरचना सूत्र। अब हम यूज करने वाले हैं C6H6। कौन सा है, अणु सूत्र। फॉर्मूले कितने प्रकार के होते हैं, 3, संरचना सूत्र, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो ये बेंजीन का संरचना सूत्र, ये बेंजीन का अणु सूत्र, और बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH। क्या होता है, CH। यदि किसी अणु सूत्र में जो संख्या है उस संख्या को समान नंबर से काट दो, जब तक कटती जाए काटते जाओ, जो लास्ट में बचेगा वही उसका मूलानुपाती सूत्र बचेगा। क्या बन जाएगा, मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। तो ये बेंजीन हो गया। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 के साथ। एक Cl आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसमें से एक H बाहर निकल जाएगा। एक H बाहर निकल गया, एक H बाहर निकल गया, माने माइनस हो गया, और इसमें एक Cl जुड़ गया, माने प्लस Cl हो गया। तो फिर क्या होगा, C6H5, एक H बाहर तो निकल गया, और एक Cl आ गया, तो प्लस यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा, Cl, और एक H यहाँ पे जो बाहर निकला है, और एक Cl यहाँ पर जो बचा होगा, क्या बनाएगा, HCl। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, दोनों एक ही रिएक्शन है। ये संरचना बनी है, ये अणु सूत्र लिखा है। ये संरचना बनी है क्लोरोबेंजीन की, ये क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र लिखा है। बात समझ गए। अब हम देखने वाले हैं बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रीकरण अभिक्रिया। सो मत जाना, जागते रहना। दूसरी अभिक्रिया में हम कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण जब जब आए, अब आप कोई सी भी क्लास में हो समझ जाइए, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होने वाली है। किसके साथ क्रिया होगी, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होगी। तो कराएं क्रिया। सबसे पहले एक बहन जी को उठा लेते हैं, ये बहन जी आ गई हैं। ये क्रिया करेंगी किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब बहन जी का मतलब बेंजीन से होता है। अब नाइट्रिक अम्ल को हम कैसे लिखेंगे, तोड़ तोड़ के लिखेंगे, तोड़ तोड़ के, अच्छी पिटाई दे दे के। देखो HONO2, ये वास्तव में क्या लिखा है, ये वास्तव में लिखा है HNO3। देखिए H एक है, H एक है, N एक है, N एक है, O कितने हैं, 3, तो 2 और 1 3। फिर ऐसे क्यों लिखा, ये ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको क्रिया जल्दी समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या जुड़ा, कहाँ से क्या हटा।
तो जब जब आप लिखेंगे तो HONO2 ये आप समझ जाइए। ये जो रिएक्शन होती है किसकी उपस्थिति में होती है? इनके दादाजी लट लिए खड़े रहते हैं, HNO3 के दादाजी, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स, अम्लों का राजा। तो ये दादाजी हैं सबके अम्लों में। तो ये लठ लेके खड़े रहेंगे, बोले हम देख रहे हैं, तुम क्रिया करो। तो क्रिया कैसे होगी? ये जो NO2 है, ये NO2 लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अब जहां पर लगा है वहां से क्या निकलेगा? एक H। वो H किसके साथ जुड़ जाएगा? HO के साथ। तो क्या बना लेगा? H2O। तो पहले लगा देते हैं, दादाजी गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। यहाँ से NO2 को लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, और वहां से क्या निकला है? एक H। और यहाँ पर क्या बचा था? HO। तो क्या बन गया? चाहे ऐसे लिख दो, H पहले का और OH ये, तो H2O बन गया। लेकिन अब यहाँ पर रिएक्शन तो कराना नहीं है, तो सही से लिख देंगे फॉर्मूले को व्यवस्थित करके। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसी क्रिया को हम दूसरे हिसाब से देखेंगे। इसी क्रिया को हम कैसे देखेंगे? दूसरे हिसाब से, या करके। ये किसका फॉर्मूला है? C6H6 बेंजीन का है, संरचना नहीं बनी है। और ये क्रिया किसके साथ करेगा? HONO2। वास्तव में क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दादाजी को यहाँ पर खड़ा कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2SO4 सांद्र है। तो देखिए यहाँ से NO2 इसके साथ आएगा, ये NO2 जुड़ जाएगा किसके साथ? इसके साथ। और एक NO2 आके जुड़ रहा है, इसमें से एक क्या निकल जाएगा? H बाहर निकल जाएगा। इसमें से एक H बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो क्या बनेगा? C6H5। क्या बनेगा? C6H5। एक H तो बाहर ही निकल चुका था, और ये क्या हो गया? NO2। प्लस में क्या बन जाएगा आपका? H2O। यहाँ का HO और ये बाहर निकला हुआ H क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। कौन सी क्रिया हो गई है? ये नाइट्रीकरण की क्रिया हो गई है। कौन सी क्रिया हो गई है? नाइट्रीकरण की क्रिया हो गई है। एक रिएक्शन और देखेंगे, दादाजी की क्रिया कराएंगे अब की बार। दादाजी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। दादाजी का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होगी, उसको हम क्या कहेंगे? सल्फोनीकरण। कौन सी क्रिया कहेंगे? सल्फोनीकरण की क्रिया कहेंगे। सल्फोनीकरण माने समझ जाइए, रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? तो दादाजी की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल टूट गया था। अब नाइट्रिक अम्ल नहीं है तो दादाजी टूट जाएंगे। टूट जाएंगे का मतलब व्यवस्थित करके लिखेंगे, जिससे हमें क्रिया आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे? बेंजी माने बेंजीन। ये क्रिया किसके साथ करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखना HOSO3H, वास्तव में क्या लिखा है? H2SO4 नहीं लिखा है। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये SO3H लग जाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, वहां से एक H निकलेगा, वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? HO के। तो क्या बनेगा यहाँ पर? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे? SO3H। जहां पे लगाया वहां से निकलेगा एक H, और ये बचा हुआ है OH। तो क्या बन जाएगा? H2O। ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और अभिक्रिया कौन सी हो गई? सल्फोनीकरण की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? सल्फोनीकरण की क्रिया हो गई। इसको या करके कैसे लिखेंगे? C6H6 प्लस में HOSO3H। यहाँ से क्या लिखेंगे? C6H5, क्योंकि एक H बाहर निकल गया है, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे? SO3H। और एक H बाहर निकला था, ये एक H बाहर निकला था, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? HO के साथ। तो क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो आज आपने इन रासायनिक समीकरणों को देखा। रासायनिक समीकरणों को देखने के बाद आपको ये लगा होगा कि यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो रासायनिक समीकरणों में वास्तव में कुछ नहीं होता है, और यदि फॉर्मूले नहीं आते हैं तो
तो रासायनिक समीकरणों में वास्तव में सब कुछ होता है। तो रासायनिक समीकरण सीखने का एकमात्र मूल मंत्र है, सबसे पहले इनमें जो फॉर्मूले उपयोग होते हों, सबसे पहले आप उन फॉर्मूलों को याद कीजिए। जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उस रासायनिक समीकरण की भाषा पढ़िए और सूत्र लिखते जाइए, रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ से क्या निकल रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है, कैसे जुड़ रहा है, हमने आज की सभी रासायनिक अभिक्रिया में सब व्यवस्थित ढंग से आराम से देख लिया है। तो आपको इन रासायनिक समीकरणों को याद करना है।